हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप? सो आई होप मेरे जैसा आप भी एनटीए पे इतना ज़्यादा भरोसा नहीं रख चुके हैं। ऑफ कोर्स हमारे कुछ प्रीवियस ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको 360 में से 360 एम करना है और कहीं भी बारीकी आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो छोड़ के चले जाओ, तो आपका जो गलती हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो रीजनिंग असर्शन टॉपिक में हो सकता है। और रीजनिंग असर्शन टॉपिक में क्या होता है, थोड़ा सा हम टॉपिक को ना आउट ऑफ एनसीईआरटी भी लेके चले जाते हैं, क्योंकि कंसेप्शनल पॉइंट है यार। कंसेप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक होता है फैक्चुअल, यस और नो, ये है तो वो है, लेकिन एक होता है कंसेप्शनल, कंसेप्ट बेसिस। तो बेटा उसके लिए आपको थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी जाना पड़ेगा। तो मैं बताना चाहूंगी कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, मेरे पास 3 स्लाइड्स हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे हमारा आउट ऑफ एनसीईआरटी पॉइंट इधर उधर घूम सकता है। प्लीज ये एरिया को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करके जाना, सिर्फ एनसीईआरटी पे ही सीमित मत रहना। हाँ, कुछ टॉपिक आप देखोगे कि मैम ये तो रिमूव्ड है, बट बेटा मैं बोल रही हूँ ना, भरोसा किसी पे नहीं किया जा सकता है। 360 की बात करूं तो इतना तो आपको मिनिमम आपके दिमाग में होना चाहिए, बायोलॉजी मेरा बहुत अच्छे से हो जाए। तो उसके लिए अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ऑफकोर्स अनअकैडमी नीट टॉपर में आप जा सकते हैं, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और इसका डिटेल्ड वीडियोस जो होगा वो मैं नेक्स्ट टाइम पे बता दूंगी। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगा कि ये एरिया अगर आप देख लेंगे तो एटलीस्ट आपका कहीं से भी मार्क्स जाने लायक टॉपिक नहीं रहेगा। तो सबसे पहला मेरा है कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे बच्चे इसको क्या करते हैं, सिर्फ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से इतना देख के जाते हैं ग्राम पॉजिटिव क्यों है, नेगेटिव क्यों है। बट बेटा जी यहाँ पे ना आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सिर्फ स्टेन से क्वेश्चन नहीं हो जाएगा कि जिसने स्टेन लिया वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। इसमें आपको क्लियर कट डिवीजन पता होना चाहिए। ई कोलाई किस में बिलीव करते किस में बिलोंग करता है, क्योंकि आपको पता है ई कोलाई से ही मैक्सिमम बैक्टीरिया से रिलेटेड पॉइंट हम लोगों ने एनसीईआरटी में लिए जाते हैं। तो ई कोलाई, इनके कुछ एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। और इसे ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव क्यों कहते हैं, बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी आपको जाके पढ़ लेना चाहिए। बात आती है फोटो रेस्पिरेशन। या मुझे ऐसा लगता है फोटो रेस्पिरेशन कहीं ना कहीं एक ऐसा इंटरलिंकिंग टॉपिक होता है। जब आप फोटोसिंथेसिस कर रहे हो, फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्लीज फोटो रेस्पिरेशन भूल के भी मत छोड़ना। बेसिक सा कंसेप्ट है, इसको मैंने अपने फोटोसिंथेसिस टॉपिक में बहुत इजी तरीके से आपको क्लियर कट आइडिया दिया है। तो फोटो रेस्पिरेशन टॉपिक छोड़ के नहीं जा सकते हो। रीजनिंग असर्शन तो नहीं आएगा, लेकिन फिर पे भी लिंकिंग टॉपिक है फोटोसिंथेसिस के टॉपिक में से। तो प्लीज इसको रिमूव मत करना, क्योंकि C3C4 प्लांट अगर आप पढ़ोगे तो आपको इस फोटो रेस्पिरेशन इज अ बिग प्रॉब्लम इन दैट। सो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है C3C4 को डिफरेंशिएट करने में। तो प्लीज इस फोटो रेस्पिरेशन टॉपिक को करके जाना। अब कंपिटिटिव नॉन कंपिटिटिव इनहिबिशन की अगर मैं बात करती हूं, तो देखो बेटा जी, आपको इसमें केएम वैल्यू से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब एग्जामिनर क्या करता है, एग्जाम्पल तो आपको याद ही हो ना, सक्सिनेट, डिहाइड्रोजनेज, मैलोनेट, कंपिटिटिव। यस। अब कंपिटिटिव नॉन कंपिटिटिव इनहिबिशन होता क्या है, ये आपका एक पॉइंट तो पता ही होगा, लेकिन एक क्वेश्चन केएम वैल्यू से आता है। अगर एग्जामिनर ने पूछा, ये पीवाईक्यू की मैं बात कर रही हूँ, इसने पूछा केएम वैल्यू कम है, तो केएम वैल्यू कम है मतलब सैचुरेशन जल्दी होगा। इट मींस एंजाइम और सबस्ट्रेट बहुत आसानी से रिएक्ट कर रहा है। केएम वैल्यू ज्यादा है, केएम वैल्यू ज्यादा मतलब क्या है, तो हर एंजाइम का केएम वैल्यू अलग होता है। अगर उस एंजाइम का केएम वैल्यू ज्यादा है मतलब बहुत देर में सैचुरेशन प्राप्त मतलब अटेन हो रहा है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ इजीली बाइंड नहीं हो रहा। कुछ ऐसे कंसेप्शनल क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्लीज केएम वैल्यू कंपिटिटिव नॉन कंपिटिटिव आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी जाके अपना नोट्स बनाना पड़ेगा। एक्टिव पैसिव, देखो यार, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट टॉपिक रिमूव कर दिया है, लेकिन बेटा एटलीस्ट अपने को एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव एंड पैसिव। क्योंकि एनीवेज जब हम बात करते हैं बायोमोलिक्यूल में भी, तो ग्लूट के बारे में पूछा गया है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। आपका कितनी बार नीट में पूछा गया है कि किसका एब्जॉर्प्शन एक्टिवली पैसिवली होता है, तो आपको पता है सोडियम हो गया, ये आपका एक्टिवली है, लेकिन पैसिवली में क्या था, मैं इसकी बात कर रही हूँ। आपका एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन में एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट बताया हुआ है, कौन से मॉलिक्यूल को एक्टिवली अब्जॉर्ब किया जाता है, कौन सा पैसिवली। तो ये आपके एक्सक्रीशन चैप्टर में है। तो यहाँ पे एटलीस्ट हमें ये तो कंसेप्ट पता होना चाहिए, एक्टिव पैसिव क्या होगा। तो सोडियम एंड वाटर अगर पूछा जाता है तो सोडियम ऑफ कोर्स क्या है, आपका एक्टिव है, लेकिन वाटर
और एक है नाइट्रोजन जो कि यूरिया है, वो पैसिवली एब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ पे आपको एक्टिव पैसिव भले ही एनसीईआरटी से रिमूव कर दिया है, लेकिन आपको ये एक्सक्रीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आएगा ही आएगा। तो प्लीज मैं लिख देती हूँ, कंफ्यूजन नहीं करना कि मैम एक्टिव पैसिव किसके लिए। तो एक्सक्रीशन चैप्टर में एक्टिव पैसिव काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से रीजनिंग असर्शन में आपके मार्क्स जाएंगे ही जाएंगे। फिर बेटा रिफ्लेक्स एक्शन, देखो मेरे गट फीलिंग है एक बार आई में छोड़ सकती हूँ, ईयर में छोड़ सकती हूँ, बट रिफ्लेक्स एक्शन में क्या अब रिफ्लेक्स एक्शन भी नहीं है ऐसे तो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट अपने को एक पॉइंट से ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं पीएनएस और सीएनएस की, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही है आपके सिंपैथेटिक, ये आपके सॉरी रिफ्लेक्स एक्शन में। तो क्योंकि हम डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल, मतलब इसका डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल नहीं है, बट एटलीस्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तो हमने को हमारे एनसीईआरटी में है ना। हम ईयर आइज छोड़ दें, हमें कोई डर नहीं है, लेकिन बेटा रिफ्लेक्स एक्शन आपको पता होना चाहिए। मोनोसाइनेप्टिक पॉलीसाइनेप्टिक सीक्वेंस क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन का, पहले एक रिसेप्टर होगा, फिर वो आपके एफरेंट नर्व के पास जाएगा, फिर आपके पास स्पाइनल कॉर्ड होगा, तो स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर व्हाइट मैटर का एक आइडिया होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है रिफ्लेक्स एक्शन आउट ऑफ एनसीईआरटी जाना पड़ेगा और आपको अपने नोट्स लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मोनोसाइनेप्टिक पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क एक्शंस के बीच में आपको आइडिया क्लियर होना चाहिए। बात की जाए यार, अब इकोलॉजी में अगर हम जाते हैं, सेक्शन में जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है क्या अपने आप को नेशनल पार्क नहीं पता चल सकता है? नेशनल पार्क्स, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व एंड ये वाला जो टॉपिक है प्लीज रिमूव मत करना। मेरा कि कहाँ माना नेशनल पार्क हम याद कर सकते हैं, इन सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल्स को याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर हमारे पास मार्क्स निकलते हैं तो बेटा फिर 360 तो आना खतरे से खाली नहीं होगा। तो नेशनल पार्क अपने को याद होना चाहिए, राइट? बेसिक्स। अब जैसे कि एक्वाटिक, एक बार इफ आई एम नॉट रॉन्ग पीवाईक्यू में आया था ना नेशनल एक्वाटिक एनिमल, तो गंगा ये आपका रिवर और डॉल्फिन्स थे, तो गंगैटिक रिवर डॉल्फिन्स, तो वो तो एनसीईआरटी में नहीं था, लेकिन पूछा तो गया था, राइट? सो मुझे ऐसा लगता है नेशनल पार्क, इन सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन अपने आप को आउट ऑफ एनसीईआरटी जाके नोट्स बनाने पड़ सकते हैं। अब अगर बात की जाती है एम्ब्रियोनिक एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, देखो एम्ब्रियोनिक एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन रिमूव कर दिया है, लेकिन एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन में ये बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। पैलेंटोलॉजी, ऑन्टोजॉनी, फिर आपको ये याद होना चाहिए कि यहाँ पे अर्नस्ट हैकल ने क्या किया, अर्नस्ट वॉन ने क्या किया, कौन जीता कौन हारा, ये टॉपिक मुझे ऐसा लगता है एवोल्यूशन में टेक फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। क्या पता इस बार रीजनिंग असर्शन में एम्ब्रियोनिक एविडेंसेस से ही आ जाए, क्योंकि अर्नस्ट हैकल के थ्योरी को रिमूव किया गया था, उसको हटा दिया गया था। अर्नस्ट वेयर जीत गए थे, उनने बताया भैया ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लोअर ऑर्गेनिज्म के अडल्ट स्टेज से नहीं होके जाते हैं। तो प्लीज एम्ब्रियोनिक एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन को इग्नोर मत करना। देखो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में बेटा आपको एरा, एपॉक और इयॉन तो पता होना चाहिए, कुछ नहीं आपको वो सारा डायग्राम याद हो या ना हो, एटलीस्ट पीरियड और इयॉन और एरा में तो आपको आइडिया होना चाहिए। मैं बोलती हूँ कि ये वाला टॉपिक का एक ब्रांचिंग मेथड आप कर लो, क्योंकि इसमें क्या है, जैसे कि कुछ एरा से क्वेश्चंस आते हैं, राइट? मैं ये नहीं कह रही कि पूरा ग्राफ याद करो, पूरा डायग्राम वो याद करो, बट जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपको पता होना चाहिए। इयॉन, एपॉक, एरा, पीरियड के बीच में डिफरेंस होना चाहिए, कौन लार्जेस्ट यूनिट है टाइम का, कौन स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये तो एटलीस्ट अपने को पता होना चाहिए। बेटा बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम पेडिग्री एनालिसिस तो आया ही नहीं 10 साल में, ये कैसा वो कैसा। तो बेटा वो जो 10 साल में नहीं हुआ वो तुम्हारी किस्मत खराब होगी ना, इसी साल में होगा। तो पेडिग्री एनालिसिस बिल्कुल छोड़ के मत जाना। अब बेटा इसमें 2 ही क्वेश्चन आते हैं पेडिग्री सॉरी ये क्या हो रहा है मेरे को, पेडिग्री एनालिसिस में 2 ही क्वेश्चन आता है यार, ये ऑटोसोमल है, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, ये तो या तो ऑटोसोमल सेक्स लिंक, दूसरा ये है डोमिनेंट और रिसेसिव। तो बेटा इसकी बहुत प्यारी सी ट्रिक बना के मैंने लेक्चर सॉल्व करवाया है, आप चाहें तो मैं उसको बिल्कुल एक बार पेडिग्री एनालिसिस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगे, ठीक है? तो ये बिल्कुल मत छोड़ना, आपने प्रैक्टिस करते हुए जाना, राइट? इसकी एक ट्रिक है वो भी मैंने बताई है, आई होप यू विल फाइंड इट। जीन मैपिंग, अब बेटा जीन मैपिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब इनने लिंकेज और आपका रिकॉम्बिनेशन टॉपिक आया है, तो लिंकेज में तो पता ही है कि 2 क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम में 2 जीन पास में होगी, तो कैसे पता चलेगा? ऑफ कोर्स आपको जीन मैपिंग आनी चाहिए। तो ये बोलेगा ये क्रोमोसोम का लेंथ इसका है, क्या पता ये क्वेश्चन इस बार आ जाए, तो क्या हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते जीन मैपिंग? तो जीन मैपिंग में क्या होता है कि क्वेश्चन आता है ये क्रोमोसोम पे ये जीन इस पोजीशन
पोजीशन पे है, 12 सेंटीमीटर पे, ये 34 सेंटीमीटर पे है, तो आपको ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस उनको प्लेस करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर लगा के जाना है। जीन मैपिंग, देखो मैं ये नहीं कह रही कि भैया जेनेटिक्स में आपको हाई लेवल क्वेश्चन, यार ये तो बेसिक्स है। पेडिग्री एनालिसिस तो आपको 100% पूरा पता होना ही चाहिए। अब चाहे इसके लिए आप कितने प्रैक्टिस पेपर लगाओ, तो ऑलरेडी मैंने इसके प्रैक्टिस पेपर PDF अपलोड किए हुए हैं। अगर ज्वाइन करना है अनअकैडमी नीट टॉपर टेलीग्राम, तो आपको वहां पे मिल जाएगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मैंने करने हैं, मतलब इन फ्यूचर मैं आपका लेके आऊंगी 2 दिन में। तो पेडिग्री एनालिसिस से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। जीन मैपिंग प्लीज बिल्कुल कर लेना। आउट ऑफ एनसीईआरटी है भले ही, क्योंकि इसके क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं एनसीईआरटी में, बट आप कर सकते हो। बात की जाए देखो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में हाई ऑर्डर क्वेश्चंस ये आ सकता है। ये एग्जामिनर बोलते एक कपल है, इनको ये प्रॉब्लम है, अब बताओ इनके लिए आप कौन सा सुटेबल आपका ART कर सकते हो। तो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन आ जा सकता है। तो क्या इससे हम आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते? क्योंकि जब ऐसा बोला कि फीमेल इंपोर्टेंट है, मतलब फीमेल कंसीव भी नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए मेल अच्छा है, मेल का अच्छा स्पर्म काउंट है। अब ये इसके लिए आप क्या दिखाना चाहोगे? अब फीमेल का यूट्रस ही नहीं है, इन दैट केस क्या वो अपना एग प्रोड्यूस ही नहीं करेगी, ओवम प्रोड्यूस नहीं करेगी? नहीं बेटा, यूट्रस निकल गया है दैट डजंट मीन कि वो ओवम प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन दैट वे हिस्टेक्टोमी है, उसके कंडीशन में आप फीमेल को क्या अप्लाई करना चाहिए, कौन सा ART करना चाहिए? अब फीमेल कौन से कंडीशन में कौन सा ART करेगी, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। एंड आई होप ART से अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। मैंने खुद इतने डेंजरस क्वेश्चन ART के देखे हुए हैं कि मुझे खुद ही नहीं समझ में आता कि यार ऐसा क्वेश्चन अगर बच्चों को मिलेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो ART इज अ गुड पॉइंट जहां पे आप देख सकते हो। STD से क्वेश्चन अच्छा आ सकता है। एक पर्सन है, उसको ये सिम्टम्स है, बताइए ये कौन सा डिसीज है और इसका पॉजिटिव एजेंट कौन सा हो सकता है। तो यहां से आउट ऑफ एनसीईआरटी मतलब बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, इनडायरेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा बहुत तो देखना पड़ेगा। तो आप सारे STD वेनरल डिसीज को आप एनकाउंटर कीजिए, फिर उसके डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म लिख दिए, फिर उसके सिम्टम्स, ये आपको खुद एनसीईआरटी से जाके बाहर अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे। देखो यार एंटीजन एंटीबॉडी से ना क्या करते हैं कि क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज पूछ लिया गया। तो एनसीईआरटी में 4 ही क्लासेस है, A D E, राइट, और आपका G, लेकिन E भी होता है। तो आप ना एक बार देखो कि कितने क्लासेस ऑफ आपके क्या है, एंटीबॉडीज है। अब बेटा एंटीबॉडीज के ऊपर क्या होता है, पैराटॉप, और एंटीजन के पास क्या होता है, एपिटॉप। तो एपिटॉप एंड पैराटॉप क्या होता है? बेसिकली एंटीबॉडी में क्या होता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट होते हैं। तो ये एंटीजन बाइंडिंग साइट को क्या कहते हैं, पैराटॉप। लेकिन एंटीजन के ऊपर एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट होते हैं, उसे क्या कहते हैं, पैराटॉप। तो ये पैराटॉप एपिटॉप कहाँ पे है, ये टाइप्स ऑफ एंटीजन कैसे हो सकते हैं, एंटीजन कौन कौन से हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी क्या है, क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी, कौन की मात्रा किसकी ज्यादा है। क्योंकि हमें ये तो पता है कि कौन सी एंटीबॉडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाती है, कौन सी एंटीबॉडी अपने सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसफर हो सकती है, कौन सी मोस्ट अबंडेंट है, ये तो हमें पता रहता है। लेकिन इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिकॉज ह्यूमन हेल्थ और डिसीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो एंटीजन एंटीबॉडी में थोड़ा सा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बढ़ाइए। ड्रग्स, बेटा ड्रग्स में ओपियोइड, कैनाबिनॉइड, कोका अल्कोहॉइड था। तो अब एग्जामिनर बोलेगा अगर इस ड्रग का इसके साथ कॉम्बिनेशन कर दिया जाए तो इस बच्चे को क्या होगा, या पर्टिकुलर पर्सन कैसा जाएगा। अब पर्टिकुलर पर्सन डिप्रेसेंट है, ठीक है, डिप्रेस्ड है, ऑलरेडी डिप्रेस्ड है, और मैंने उसको डिप्रेसेंट दे दिया, तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा। ओपियोइड कब देना चाहिए, ओपियोइड कब लेगा, ओपियोइड का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। एक पर्सन के हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंसेप्शनल क्वेश्चन ड्रग से आ सकते हैं, कहने का मतलब। तो यहाँ पे प्लीज अपने नोट्स यहाँ पे बना लीजिए। ड्रग्स में अब इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होता है, इसको खाने के अगर कोई पर्सन डिप्रेस्ड है तो हम उसको डिप्रेसेंट तो नहीं देंगे, उसके कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो मेंटली डिप्रेस्ड हो जाएगा। बारबिचुरेट, एम्फेटामाइन, बेंजोडाइजेपिन्स का इफेक्ट भी पूछा गया, इनका काम क्या होगा, स्पोर्ट्स पर्सन क्या अब्यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपको क्लियर रखना है। बेटा कीमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, कीमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस देखो बेटा रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में भी काम आता है। फोटोसिंथेसिस में बताते हैं भैया एटीपी कैसे जनरेट हो रही है, और कीमियो-ऑस्मोटिक थ्योरी एनीवेयर इट इज अ थ्योरी व्हिच टेल्स दैट हाउ एटीपीज आर प्रोड्यूस्ड। तो कीमियो-ऑस्मोटिक थ्योरी से मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे घुमा के क्वेश्चन मारेगा कि 1 मार्क्स तो तुम एग्जामिनर, 1 क्वेश्चन तो तुम दे के आ ही जाओगे, मतलब 4 मार्क्स तो तुम लूज कर ही लोगे।
सो मेरा ये मानना है कि केमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, अगर 4 मार्क्स आपको लूज़ नहीं करना है, केमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को खुद के नोट्स बना के लिखें। हालाँकि मैंने बहुत प्यार से इसको समझाया है, बहुत आसान तरीके से समझाया है, क्योंकि केमियो-ऑस्मोटिक थ्योरी में जो एच आयन ग्रेडिएंट है, फोटोसिंथेसिस में अलग जगह बन रहा है, रेस्पिरेशन में कहीं और बन रहा है। तो ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के इनसाइड बन रहा है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर एच आयन की मात्रा ज़्यादा हो रही है। सो प्लीज़ स्पेस पे याद रखना, क्योंकि यहाँ पे बहुत लूज करते हैं बच्चे मार्क्स, राइट। अब क्योंकि मुझे तो 10 साल हो गया, तो भैया मुझे ये आइडिया क्लियर है कि केमियो-ऑस्मोटिक थ्योरी में कहाँ एच आयन की मात्रा ज़्यादा हो रही है, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कहाँ हो रही है, कैसे होता है। केमियो-ऑस्मोटिक थ्योरी के लिए बेसिक क्या 4 रिक्वायरमेंट है, मेम्ब्रेन होना चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडिएंट होना चाहिए, एटीपी सिंथेटेज होना चाहिए, प्रोटॉन पंप होना चाहिए। तो यहाँ पे ये टॉपिक आपको खुद के नोट्स बनाने पड़ जाएंगे। बात की जाए क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी, तो बेटा जब हम चैप्टर करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और सेल साइकिल, सेल डिवीजन, तो बेटा क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी, जैसे कि एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, हमारे पास टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स नहीं होते ह्यूमंस में, ये आपको आइडिया क्लियर होना चाहिए। हम जो ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, उसमें टीलोसेंट्रिक नहीं होता है। सो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको यहाँ से आउट ऑफ जाके पढ़ना पड़ेगा। कैरियोटाइपिंग, अब देखो बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कैरियोटाइपिंग का इफेक्ट और उसका रिजल्ट अच्छा आया है। तो पहला कौन सा क्रोमोसोम है, उसमें कितने जीन हैं, ये कैसे पता चला, कौन सा बिगेस्ट क्रोमोसोम है। कैरियोटाइपिंग मतलब सीक्वेंस में क्रोमोसोम को अरेंज करना। तो कैरियोटाइपिंग से क्वेश्चन आएगा, तो आपको कैरियोटाइपिंग पता होना चाहिए, कौन से क्रोमोसोम में कितने जीन हैं, स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम, स्मॉलेस्ट और सबसे लेस नंबर ऑफ जीन कहाँ पे है। तो कैरियोटाइपिंग ऑफ कोर्स एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट आपको जाना पड़ेगा। सैटेलाइट एंड टेलोमेयर की अगर हम बात करें, तो देखो बेटा सैटेलाइट में आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस के बारे में क्वेश्चन है, सैटेलाइट डीएनए के बारे में भी क्वेश्चंस है। तो ये सैटेलाइट पार्ट क्या होता है, सैटेलाइट पार्ट ऑफ क्रोमोसोम क्या है, यहाँ पे रिपीटिव डीएनए होते हैं, मतलब सैटेलाइट डीएनए तो भैया पढ़ ही लो, तो मेरी तरफ से आपका कहते हैं बायोलॉजी स्ट्रांग हो जाए मतलब समझ रहे हैं। तो सैटेलाइट वाले को बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि आज भी अगर मैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बताती हूँ, रिपीटिव डीएनए इज द मोस्ट अबंडेंट बल्क डीएनए होता है। तो ये बच्चों फिर ना क्या कहता है, कंफ्यूज हो जाता है, यार सैटेलाइट क्या, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्या होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या होता है, रिपीटिव डीएनए क्या होता है, हायर प्री किस में आ रहा है, ये सब में आप कंफ्यूजन रखते हैं। तो एक बार अपना आइडिया सैटेलाइट डीएनए से कंप्लीट कर लीजिए। टेलोमेयर क्या होता है बेटा, टेलोमेयर क्या होता है, एंड ऑफ द क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम की जो एंड होते हैं उसे टेलोमेयर, और टेलोमेयर बेटा एज के साथ क्या होते हैं, रिड्यूस होते रहते हैं, जो एजिंग के लिए भी जाने जाते हैं। तो टेलोमेयर में आपके जीन नहीं होते हैं, ना तो बेटा जी आपके प्राइमरी कंस्ट्रक्शन में जीन होते हैं, ना ही तो आपके सेंट्रोमेयर में जीन होते हैं। तो जीन कहाँ नहीं होते हैं ये आपको पता चलेगा जब आप कैरियोटाइपिंग पढ़ेंगे। पी आर्म क्या होता है, क्यू आर्म क्या होता है, जीन कहाँ पे होते हैं, जीन कहाँ पे एब्सेंट होते हैं, रिपीटिव डीएनए क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आएगी। बात करूं मैं टाइप्स ऑफ हार्मोन की, तो बेटा प्रोटीन आयोडीन हार्मोन होता है, अमाइन हार्मोन होता है, और स्टेरॉइड हार्मोन होता है। अब एग्जामिनर यहाँ पे पूछ सकता है अमाइन हार्मोन क्या होता है, कब काम करते हैं, कैसा। तो टाइप्स ऑफ हार्मोन में आपको जाकर नोट्स बनाना है। अब देखो बेटा इसकी ट्रिक ये होती है कि जहाँ पे प्रोटीन हार्मोन है वहां पे पी ग्लैंड आपको याद होना चाहिए, चाहे पिट्यूटरी हो, पीनियल हो, पैराथायरॉयड हो, पैनक्रियाटिक हो, हाइपोथैलेमिक हार्मोन भी। फिर बेटा जी आपका जो इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं वो क्या है, तो बेटा वो पैनक्रियाटिक हार्मोन है। तो जो पी ग्लैंड होती है वो प्रोटीन हार्मोन भी रिलीज करती है, तो पी ग्लैंड इज इक्वल टू प्रोटीन हार्मोन। हाइपोथैलेमिक हार्मोन, तो ये रिलीजिंग हार्मोन, और ये जो आपका ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन है वो भी प्रोटीन हार्मोन है। इसका भी मैंने बहुत प्यारा ट्रिक बनाया है, आई होप यू हैव रिमेंबर दिस पॉइंट एज वेल। तो टाइप्स ऑफ हार्मोन में आपको अपने नोट्स बनाने हैं, आउट ऑफ जाके रीजनिंग असर्शन सॉल्व करने हैं। फिर मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, तो आपको पता है प्रोटीन हार्मोन कैसा बनाएगा, प्रोटीन हार्मोन मेम्ब्रेन में रिसेप्टर्स है, तो इसको सेकेंडरी मैसेंजर लगेगा, तो यहां से रीजनिंग असर्शन अच्छा खासा आ सकता है, और यहाँ पे आपका कन्वर्जन भी प्लस माइनस मार्क्स में हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन आउट ऑफ एनसीईआरटी जाके आपको करना पड़ेगा। डिसऑर्डर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, देखो बेटा इन ह्यूमन फिजियोलॉजी जब हम डिसऑर्डर की बात करते हैं, तो डिसऑर्डर पॉइंट में बहुत सारे ऐसे डिसीज हैं जो रिमूव कर दिए गए हैं। जैसे अगर मैं लंग की बात करूं, तो पहले तो बहुत सारे थे डिसऑर्डर्स, तो एस्थमा था, ब्रोंकाइटिस था, फिर आपका एम्फाइसेमाइनॉल, फिर ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया था, लेकिन इस बार कुछ चीजें डिलीटेड हुई है। तो आप क्या करिए, सारे डिसऑर्डर्स को, ह्यूमन फिजियोलॉजी में जितने डिसऑर्डर्स है आप उसके नोट्स बनाइए, और बताइए कि कौन सा कहाँ पे
होता है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे मिस्थेनिया ग्रेविस और एक और होता है जिसे कहते हैं मिस्थेनिया ग्रेविस और एक है न्यूरोमस्कुलर ये जो होता है इसको मिस्थेनिया ग्रेविस एंड जल्दी से बोलो एक और होता है, मैं फिर से भूल रही हूँ, मिस्थेनिया ग्रेविस एंड एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब देखा जैसे मैं भूल रही हूँ वैसे आप भी भूल जाओगे, इसलिए आपको नोट्स बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मिस्थेनिया ग्रेविस एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है, एक जीन का बर्बाद है, डिस्ट्रॉफिन जीन बर्बाद हो गया तो कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। एक होता है बेटा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, दैट इज कौन सा, यस, जिसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो यस उसको बोलते हैं आप क्या, मिस्थेनिया ग्रेविस। तो यहाँ पे आपको जेनेटिक और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऐसे सब कुछ डिवाइड करके लिखना पड़ेगा, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस में टेटनी टेटनस इन सब के बीच में डिफरेंस, तो यहाँ पे आपको अपने नोट्स बनाने पड़ जाएंगे। तो आई होप इतना ही टॉपिक था। तो आपको अगर मैं बताऊं कि अगर 360 में से 360 तो वो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से नहीं होगा, थोड़ा बहुत आउट ऑफ जाना पड़ेगा, और आउट ऑफ एनसीईआरटी मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो बेटा अब मैं आपको बताना चाहूंगी होली धमाका ऑफर है अनअकैडमी में। ऑफकोर्स आप अनअकैडमी के नाम पे डर जाते हैं कि बहुत कॉस्टली प्राइस होगा, और ऑफकोर्स ये बात है यार, क्वालिटी एजुकेटर्स हैं, लेकिन क्वालिटी एजुकेटर्स ने अब डिसाइड किया कि आपको अफोर्डेबल प्राइस में, देखो बेटा दिमाग तो यही है कि सारे बच्चों को एजुकेशन मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले, तो क्वालिटी एजुकेशन है और अनअकैडमी के एजुकेटर्स तो हैं ही। तो इस समय आपको होली धमाका ऑफर चल रहा है जिसमें आप न्यू प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एट 4499। आई नो इट्स अनबिलीवेबल, लेकिन जो बात है सो है। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड है कि नहीं मैम आपसे पढ़ना है नीट 2026 के लिए और 27 के लिए, तो बेटा जी उसमें आप मेरी ज्वाइन कर सकते हैं फिनिक्स सीरीज, जिसमें आपको 7 अप्रैल से कंटेंट मिलने लग जाएगा। तो कंटेंट में क्या होगा, ऑफकोर्स 650 लाइव क्लासेस होंगी, 20 टेस्ट सीरीज होंगी, ड्रॉपर बैच है ऑफकोर्स ये। तो आई होप आप ये जोश कोड अप्लाई करेंगे, तो मेरा कोड है ऑफकोर्स जोश, तो JOSH कोड अप्लाई करके आप ये कोर्स बाय कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज। और कल मैं आपको बताने वाली हूँ कौन कौन से डायाग्राम हैं बायोलॉजी में जो नीट में जरूर पूछे जा सकते हैं, और इंपॉर्टेंट डायग्राम्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के साथ साथ कल हम और जुड़ने वाले हैं। तो आई होप आज आप जाके अपना ये होमवर्क करना शुरू कर देंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए और इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स और नोट्स चाहिए जो भी मैंने बताए हैं, क्योंकि ये जो नोट्स बताए हैं वो ऑलरेडी मैं लिख चुकी हूँ, उसके लिए आप अनअकैडमी नीट टॉपर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मेरे नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, टेक केयर, बाय, ऑल द बेस्ट।